हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन, क्लास 9th का। तो मोशन में बच्चों हमें समझना है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, फिर बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फिर हम बात करेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बात करेंगे ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, मतलब इस लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर अप करेंगे इस चैप्टर का, जो कि क्लास 9th में है। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कवर अप करेंगे। ओके बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज मोशन, बहुत आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो मोशन में सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे बच्चों, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट या इसी को कहीं कहीं पर बॉडी कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चा लोग ध्यान देना है, जिस पर्टिकुलर चीज को या पर्टिकुलर थिंग को हमारा माइंड ऑब्जर्व कर रहा होगा या जिस पे हम फुल्ली फोकस्ड होंगे, उस पर्टिकुलर थिंग को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसे हम लिख लेते हैं, द पर्टिकुलर थिंग, the particular thing which is being observed or examined by an observer, is called an object। क्लियर है बात। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कह लेते हैं। मतलब जिस पर्टिकुलर थिंग को हमारा माइंड ऑब्जर्व कर रहा होगा या जिस पर्टिकुलर थिंग को हम एग्जामिन कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बच्चा लोग सराउंडिंग क्या होता है। किसकी बात करेंगे, सराउंडिंग। तो बच्चों ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट को छोड़कर इस यूनिवर्स का सब कुछ, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। क्या कहलाता है, उसका सराउंडिंग कहलाता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं एवरीथिंग of universe except an object is called its surrounding। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट को छोड़कर दुनिया का सब कुछ उस ऑब्जेक्ट के लिए किसका काम करता है, सराउंडिंग का काम करता है। गॉट दिस बच्चों। तो सराउंडिंग क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। थर्ड थिंग हमें जानना बच्चा लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। क्या जानना बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ध्यान देंगे, दैट प्लेटफॉर्म from which an object is being observed by an observer, is called frame of reference। इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके बच्चे लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें कि अ चाइल्ड सीज द मोशन ऑफ अ फैन from his chair in a room। ओके, मतलब अ चाइल्ड सीज द मोशन ऑफ अ फैन फ्रॉम हिज चेयर इन अ रूम।
तो इस केस में बच्चों ध्यान देना, हम यहाँ पर बात करें अगर कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर है, तो ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों द फैन। क्या देखा जा रहा है, फैन देखा जा रहा है। कहाँ से देखा जा रहा है, चेयर से देखा जा रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा चेयर, क्लियर है। और वो पूरा का पूरा रूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सराउंडिंग हो जाएगा। तो आई थिंक इस एग्जांपल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर समझ में आ जाती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ओके बच्चे लोग, क्लियर है। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और सराउंडिंग क्या है। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि मोशन क्या होता है। क्लियर है बच्चों, तो मोशन क्या है आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम पास होने के साथ साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, देन वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चा लोग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन, when an object changes its position with respect to surrounding, with the passage of time, then it is said to be in motion। ओके बच्चों, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम पास होने के साथ साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या करता है, चेंज करता है, देन वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों तो हम कह सकते हैं अ रनिंग कार ऑन द रोड, अ रनिंग कार ऑन द रोड, ठीक है। मतलब ये कोई रोड है, क्लियर है, और यहाँ पर अगर कोई कार है इस तरह से, वो अगर अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। मतलब पहले मान लो ये ए लोकेशन पर थी, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि ये लोकेशन बी पर आ गई। कहाँ पर आ गई बच्चे लोग, बी लोकेशन पर आ गई, ठीक है। पहले ए पर थी, अब कहाँ आ गई, बी पर आ गई। इसका मतलब ये जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, मान लो 5 सेकंड पर यहाँ थी और 7 सेकंड पर यहाँ आ गई, मतलब टाइम पास होने के साथ साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इसका मतलब हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, मोशन में, ठीक है। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं रेस्ट क्या होता है। क्या चीज, रेस्ट। तो बच्चों ध्यान देना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding with the passage of time, then it is said to be in rest। तो हम कहते हैं कि वो बॉडी कहाँ है, रेस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो बच्चों हम कह सकते हैं a school building, या कह सकते हैं द टेम्पल। ओके, तो ये टेम्पल हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गया। ये सब आप देखते हैं टाइम t1 पर भी वही रहता है, टाइम t2 पर भी वही रहता है, 5 सेकंड पर भी वही नजर आएगा, 7 सेकंड पर भी वही नजर आएगा, 11 सेकंड पर भी वही नजर आएगा। इसका मतलब ये बॉडी क्या कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है। क्लियर है। तो पिक्चर समझ में आ गई पूरी। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली क्या करेगा, विद द पासेज ऑफ टाइम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो वो बॉडी मोशन में कहलाती है। और अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो फिर वो बॉडी रेस्ट में कहलाती है। गॉट दिस। अब बच्चे लोग ध्यान देना है, जैसे मैं बात करूं कि ये जो मोशन और रेस्ट है ना, ध्यान से समझेंगे,
मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स। ये कैसे टर्म्स हैं बच्चों? रिलेटेड टर्म्स हैं, ये फ्री टर्म्स नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो जरूर नहीं कि वो हमेशा हमेशा मोशन में हो, और अगर रेस्ट में है तो जरूर नहीं कि वो सभी के लिए रेस्ट में हो। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट द रिजल्ट ऑफ द सेम phenomena may change with the change of frame of reference। कहने का मतलब ये बच्चों, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाए, बदल जाए, तो एक ही फिनोमेना का रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हम सभी इस समय अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, तो जिस कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी से या जिस वेलोसिटी से अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसी से हम सब भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम सब अर्थ पर सिचुएटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई दूसरे प्लैनेट से कोई बंदा ऑब्जर्व करे तो हम सभी क्या हो रहे होंगे? मूव करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो हम अर्थ पर सिचुएटेड अलग अलग कैंडिडेट के लिए हम लोग क्या हैं? रेस्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिचुएटेड पर्सन के लिए हम सब क्या नजर आएंगे? मोशन में नजर आएंगे। इसीलिए कहा गया कि जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटेड टर्म्स हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट टर्म्स नहीं है। मतलब एक ही फिनोमेना का रिजल्ट अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे जाने पर अलग अलग हो सकता है। गॉट दिस? तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या है, सराउंडिंग क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फिर मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, और मोशन और रेस्ट एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं, और कैसे हम कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदल जाने से एक ही फिनोमेना का रिजल्ट अलग अलग हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस संदर्भ में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले बच्चों कि पाथ क्या होता है, फिर पाथ की मदद से हम लोग समझने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और फिर ढेर सारी बातें रिलेटेड टू मोशन करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते। ठीक है बच्चों, तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि ये कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर हो जाए। और अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल सॉल्व योर डाउट। ओके, तो बच्चा लोग ध्यान से समझेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों कि डिस्टेंस क्या है, और फिर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। तो जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद द पासेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, और जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या है? रेस्ट में। ठीक है, अब ध्यान देना है, whenever an object moves, it follows a path। आप सभी जानते हैं जब भी आप मोशन करते हैं तो किसी ना किसी पाथ पे चलते हैं, ट्रेवल करते हैं। इसी तरह से कोई ना कोई बॉडी है, अगर वो मूव करेगी तो किसी ना किसी पाथ पे ट्रेवल करेगी। ठीक है बच्चों, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि ये कोई रोड है, और इस पर कोई व्हीकल था जो मोशन कर रहा था, तो आप देख रहे थे ये इस पाथ पे चल रही है। तो इसके लिए ये जो रोड है ना, यही उसका क्या है? पाथ है। क्लियर है? ये क्या है बच्चों? पाथ है। समझ गए? तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ of a moving body is called its distance। क्या कहलाएगा बच्चे लोग? उस बॉडी की डिस्टेंस कहलाती है। इसे हम d से या फिर s से लिखते हैं। गॉट दिस? और इसके अगर हम यूनिट की बात करें, अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करें,
तो बच्चों यूनिट MKS सिस्टम की अगर बात करें, जिसे हम SI सिस्टम भी कहते हैं, तो SI या MKS सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है। और अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो इसमें इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। एक चीज़ यहाँ पर जान लेना अति आवश्यक है बच्चों कि MKS का पूरा नाम क्या है, जिसमें हम लेंथ को बच्चों मीटर में मेजर करते हैं, यानी कि लेंथ इज बीइंग मेजर्ड इन मीटर एंड मास इज बीइंग मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज बीइंग मेजर्ड इन सेकेंड। ऐसे सिस्टम को हम MKS कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज SI सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और CGS का मतलब है बच्चों जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को हम ग्राम में मेजर करें और टाइम को हम सेकंड में मेजर करें, उसको हम लोग CGS सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है बच्चों। और डिस्टेंस की अगर हम नेचर की बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इस क्वांटिटी में, यानी कि डिस्टेंस क्या है, किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं, हम उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को हम D या S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट MKS में मीटर है, CGS में सेंटीमीटर में है। और इनका इंटर कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। मतलब 1 मीटर इक्वल टू आपने पढ़ा है 100 सेंटीमीटर, या फिर अगर कहा जाए तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/100, या फिर इसी को 10⁻⁻² मीटर कहा जा सकता है। क्लियर है बच्चों। साथ ही साथ और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये भी ध्यान में रखना है। और अगर आपको मान लो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000, यानी कि 10⁻³ किलोमीटर। बोलो बात समझ में आती है। क्लियर है। तो ये चीज़ अपन को समझ में आया कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है। अब हम बात करने वाले बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ध्यान देंगे, द शॉर्टेस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल positions of a moving body is called its displacement। क्या कहलाएगा बच्चों, उस मूविंग बॉडी का क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसे भी हम D या S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बट ध्यान रहे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। गॉट दिस, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। D या S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी हम यहाँ पर यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी यूनिट MKS सिस्टम में क्या होती है और CGS सिस्टम में क्या होती है। ठीक है। तो MKS या SI सिस्टम में इसकी यूनिट मीटर होती है और CGS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। और इनका इंटर कन्वर्जन यही यूज होगा जो आपने डिस्टेंस के लिए सीखा है। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना है, अब हम बात करेंगे, जैसे एक केस लेते हैं। मान लो कोई बॉडी है जो स्ट्रेट पाथ पर ऐसे चल रही है, स्ट्रेट पाथ पर चलती है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है। इस डायरेक्शन में बॉडी चलती है और ऐसे यहाँ पर रुक जाती है। तो इस दशा में अगर हम मान लें कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है बच्चों, x मीटर सपोज दैट मैंने ले लिया है। तो इस कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस क्या है, तो बच्चा लोग ध्यान देंगे, डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि I से लेकर के F तक की वैल्यू, और ये कितनी है, x मीटर है। ठीक है। अब अगर यहीं पर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यू विल सी दैट डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी इक्वल टू IF के इक्वल, और ये भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। तो पता क्या चला, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है और एक जगह से चलना स्टार्ट करे और उसके बाद कहीं पर भी जाकर अगर रुकती है, ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ओनली इन स्ट्रेट लाइन पाथ। जब उसका पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देंगे। मान लेते हैं बच्चा लोग, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है क्या, फाइनल पोजीशन। और मान लेते हैं ये गैप कितना है, x है, x किलोमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। बॉडी यहाँ से चल रही है और यहाँ से टर्न मारती है, रुकती नहीं है, यहाँ से टर्न मारती है। और इसको हम फाइनल नहीं करते हैं, बल्कि मान लो ये A था, A से B पर गई और यहाँ से टर्न मारी और फिर आ जाती यहाँ A पर, और A ही क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो पहले तो बॉडी A से B पर गई और फिर लौट करके वो B टू A आ रही है, समझ गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि पहले A से B गई फिर B से A आई, समझ गए बच्चा लोग। तो A से B की डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर हो गया, और प्लस x वापस लौट कर आ रही है तो x किलोमीटर हो गया। तो x कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2x किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ गई। ये तो हो गया डिस्टेंस, गॉट दिस, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो ध्यान से समझो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट गैप, यानी कि परपेंडिकुलर गैप। तो देखो, जो इनिशियल पोजीशन था A, वही फाइनल पोजीशन है A। तो A से A के ही बीच का गैप क्या होगा, 0 होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर कोइंसाइडिंग। क्या कर रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। एक और केस लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ध्यान देना बच्चों। मान लिया हमने, ये था इनिशियल पोजीशन और ये हम मान लेते हैं ओरिजिन भी। क्या बच्चा लोग, ये ओरिजिन भी, और ये जो है सपोज दैट ये x किलोमीटर है, कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है। बॉडी यहाँ से टर्न मारती है और आ जाती यहाँ कहीं पर जाती है, ये फाइनल पोजीशन है। और ये मान लेते हैं हम x/4 है किलोमीटर, क्या है, x/4 किलोमीटर है। और बॉडी यहाँ पर आती है, ये फाइनल पोजीशन है, यानी कि बॉडी ने इनिशियल पोजीशन I से चलना स्टार्ट किया, एक टर्न मारा और यहाँ पर पहुँच गई। तो ऐसी कंडीशन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना बच्चों। तो ध्यान देंगे कैसे पता चलेगा। तो डिस्टेंस तो हो जाता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो देखो x किलोमीटर तो उधर गया, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक लौट कर आया, तो x तो ये लौटेगा प्लस x/4 और चलेगा, यानी कि प्लस x/4। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये x और x कितना हो गया, 2x प्लस x/4। तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 8x प्लस x, यानी कि 9x/4 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट गैप, और डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल ली जानी। तो देखो ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड आ रहा है, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का x/4 किलोमीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। गॉट दिस, समझ में आया। तो कुल मिलाकर के डिफरेंट केसेस में हमने एग्जांपल लेकर समझाया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल सकता है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो बच्चों ध्यान देना है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा फॉर अ मूविंग बॉडी। क्लियर हो गई बात। तो आई थिंक ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो क्या होता है बच्चों, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट गैप होती है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन भी ले जानी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग,
इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है? तो आपने देखा कि मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ना तो निगेटिव हो सकता है। जबकि मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट केसेस। हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, ये ग्राउंड सरफेस है और ग्राउंड से ऊपर की तरफ पहले फेंकी जाती है ये बॉडी, और ये बॉडी यहाँ तक आती है। ये हाइट h है, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन हो गई। बॉडी यहाँ पर जाती है और यहाँ से टर्न मार करके फिर से ये यहीं पर पहुँच आती है, मतलब ये क्या है, फाइनल पोजीशन। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चा लोग, डिस्टेंस हो जाएगा इनिशियल से यहाँ गया, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, तो यहाँ से P गया H, फिर P से लौटकर F पर आ रहा है H, तो H प्लस H कितना हो गया, 2H, इसका डिस्टेंस हो गया। और बच्चों बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यही इनिशियल है यही फाइनल है, तो यहीं से यहीं की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस अगर मैं लेता हूँ, मान लेते हैं बच्चों कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है जो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है। क्या चल रही है, सर्कुलर पाथ पे, सेंटर O है, रेडियस R है, और ये मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे बॉडी, और चल करके एक साइकिल कंप्लीट करके फिर से यहीं पर आ जाती है, ये फाइनल पोजीशन भी यही है। समझ गए? तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बच्चों ध्यान दो, डिस्टेंस कैसे आएगा, एक पूरा कंप्लीट साइकिल तो 1 सर्कमफरेंस के इक्वल आ जाएगा। और आपको ध्यान होना चाहिए कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, तो 2πr इतने डिस्टेंस चला। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यही इनिशियल पोजीशन है यही फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं बॉडी अगेन सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, सेंटर O है, रेडियस R है, ये इनिशियल पोजीशन है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, और बॉडी चल करके फाइनली आकर यहाँ पर रुकती है, हाफ साइकिल कंप्लीट करती है। कितनी कंप्लीट करती है, हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल कंप्लीट कर रही है, यहाँ पर आकर रुक जाती है। ठीक है? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा लोग, डिस्टेंस, बॉडी ने देखो ये पाथ चला, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ही डिस्टेंस होता है, तो इस पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ सर्कमफरेंस हो जाएगा बच्चों, और डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा अब हाफ ऑफ सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, 2πr, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो देखो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाई इंटू r, ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ अब, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल और इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट गैप, तो ये है शॉर्टेस्ट गैप, यानी कि I से लेकर के F का वैल्यू। तो अगर ये रेडियस R है तो ये भी रेडियस R हो जाएगा, तो R प्लस R हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 2R हो गया। बोलो समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं अगेन बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर ही चल रही है, ये मान लिया रेडियस R है, ये इनिशियल पोजीशन है, और मान लिया बॉडी 1/4 पाथ ही चल करके यहाँ पर रुक जाती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये मान लो सेंटर O है। तो बताओ बच्चा लोग क्या ये भी रेडियस R हो जाएगा? अब हमें अगर पाथ लेंथ चाहिए तो पाथ लेंथ तो इतना ही ट्रेवल किया इसने। ठीक है? तो जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगा 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस, यानी कि 1/4 ऑफ 2πr, 2 से काट दिया तो 2 आ गया, यानी कि जो बच्चों डिस्टेंस आ गया इस केस में वो आ जाएगा ½ पाई r। ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट की रही बात, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, I से F तक का शॉर्टेस्ट गैप हो जाएगा, तो I से F शॉर्टेस्ट मिलाओगे तो ये आ जाएगा। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि r² प्लस r²। तो बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो आ गया वो आ गया अंडर रूट 2r², यानी कि आ जाएगा r√2।
समझ गए ना। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ आ गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है पिक्चर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कि इस तरह का बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, इधर जाती है, इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर आती है। ठीक है बच्चों, ये है इनिशियल पोजीशन, ऐसे जा रही बॉडी, इस पाथ से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर आकर के ये फाइनल पोजीशन है। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में देखो, अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये है 5 मीटर और ये हमने दे दिया कि ये है बच्चों 3 मीटर, फिर ये 5 मीटर, ये है 3 मीटर, फिर ये 5 मीटर, ये है 3 मीटर। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ रहा तो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो ध्यान दो, डिस्टेंस तो हो जाएगा बच्चों लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ तो ये है, तो देखो एक ये कंप्लीट करने में 8 मीटर चल रहा है, ऐसे फिर 8 फिर 8। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 8 मीटर इंटू 3, यानी कि टोटल हो गया 24 मीटर, तो डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट गैप इनिशियल और फाइनल के बीच का ये। तो देखो ये 5 ये 3, तो पाइथागोरस लगा करके पहले ये निकाल लेंगे हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि √25 माइनस 9, तो √16, यानी ये आ गया 4 मीटर। मतलब ये ब्लॉक एक जो है यहाँ तक 4 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर कितना है 4 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 मीटर इंटू 3, तो ये आ जाएगा बच्चा लोग 12 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया 12 मीटर। क्लियर हो गई बात? तो अभी तक के कंक्लूजन से अपन को ये पता चलता है स्टार पॉइंट में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा या तो लेस देन डिस्टेंस होगा या फिर इक्वल टू डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा, कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर देन नहीं हो सकता डिस्टेंस से। बोलो समझ में आ गया? ये कंडीशन ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। कभी भी जो डिस्टेंस है वो ना तो जीरो होगा और ना तो निगेटिव होगा। क्लियर है बात? तो ये एज ए कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है डिस्टेंस के या तो बराबर रहेगा वन डायमेंशन केस में, या फिर डिस्टेंस से कम रहेगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है बात बच्चों? तो ये चीज़ आपको एज ए कंसेप्ट ध्यान रखना है। गॉट दिस? समझ आ गया होगा इतना? क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तो रही बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब हम बात करेंगे बच्चों स्पीड क्या होता है। क्या चीज़ जानेंगे? स्पीड। क्लियर है? तो बच्चों ध्यान देना, जब कोई बॉडी ट्रेवल कर रही होती है यानी कि मोशन में होती है ना, तो वो पाथ को कवर करने में कुछ समय भी लगाती है। तो यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस चल लेती है उसे उसकी हम स्पीड कहते हैं। तो ध्यान देना है, द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। समझ में आ गया? स्पीड को हम v से लिखते हैं। तो बच्चों जो फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और स्पीड को v से लिखते हैं, डिस्टेंस को हम d या s से लिखते हैं, और अपॉन टाइम को हम t से लिखते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला बन गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करें बच्चों, तो यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस यूनिट मीटर, अपान का मतलब पर और टाइम का मतलब सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा जाता है, या फिर मीटर सेकेंड की पावर -1 लगा देते हैं और इसे मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं, तो ये आ जाता है स्पीड। और ध्यान देना है,
ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना है कि ये जो स्पीड है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती, ध्यान देना है। एवरेज स्पीड को हम v के ऊपर बार लगा देते हैं, एवरेज स्पीड आ जाता है। और एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। यहाँ से हमें पता चल जाता है एवरेज स्पीड। क्लियर है? इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही आती है। ठीक है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, और ध्यान देना है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ध्यान देंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का स्पीड का मतलब ये है जब बॉडी की स्पीड क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो। मतलब उसकी स्पीड जो है हमेशा फिक्स हो जाए। जैसे कोई बॉडी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रहे तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब अगर किसी बॉडी की स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, कांस्टेंट हो जाए, जिसे हम के से लिखते हैं, तो हम कहेंगे उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो ये हो जाता है स्पीड के बारे में। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। क्या चीज बच्चों, वेलोसिटी। जैसे स्पीड है वैसे वेलोसिटी है, बट जहाँ डिस्टेंस लिखा वहां पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको डिफाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट of a moving body is called its velocity। क्या कहलाता है बच्चों, वेलोसिटी कहलाता है। और वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं। तो इसका जो बेसिक फॉर्म ऑफ फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे, वो भी बन जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि v इक्वल टू एस अपॉन टी। समझ गए? और इसकी भी यूनिट हो जाती मीटर पर सेकेंड। लेकिन याद रहे ये एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। जैसे आपने एवरेज स्पीड निकाला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा करके, वैसे ही हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, ध्यान देंगे। एवरेज वेलोसिटी v बार इक्वल टू, यहाँ पर कर दिया जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके बच्चों, यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और एक टर्म यहाँ पर यूज होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब के, ठीक है, फिक्स हो जाए। जैसे कि कोई बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो हर टाइम पर वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रही हो, तो हम कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो किसी बॉडी की स्पीड है ना, स्पीड है वो स्पीडोमीटर से मेजर की जाती है। किससे मेजर की जाती है बच्चों, स्पीडोमीटर से मेजर की जाती है। और जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हमेशा हम ओडोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, ओडोमीटर से। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आ जाता है? कोई कंफ्यूजन है?
ठीक है। अब यहाँ पर एक नया टर्म हम बात करेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम मैथमेटिकल पूरा डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करेंगे, यानी कि डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान देना है। द टाइम रेट ऑफ change of velocity of a moving body is called its acceleration, और एक्सीलरेशन को हम ए से लिखते हैं। दैट इज, इसका जो फार्मूला बनेगा बच्चों वो बन जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब ए इक्वल टू बन जाता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। डेल्टा जो है ये छोटा ट्रायंगल होता है और ये हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जैसे हमने मान लिया फॉर एग्जांपल, किसी टाइम t1 पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है और टाइम t2 पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। समझ गए। तो ऐसी कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। तो यहाँ से एक्सेलरेशन पता चल जाता है, ठीक है। और इसके यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ध्यान देना है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ऊपर देखो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और अपान में सेकेंड, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रहिए जो एक्सेलरेशन है ये बच्चा लोग एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एक्सेलरेशन तभी होता है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है। मतलब अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो फिर उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन तभी होगा जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। यानी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो अब ध्यान देना है, स्टार पॉइंट लिख रहा हूँ। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई कन्फ्यूजन है। अब बच्चा लोग ध्यान देना है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ये कोई एक जर्नी है ए और बी, ठीक है। क्लियर है बच्चों। हम मान लेते हैं कि इसकी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है टी टाइम लग रहा है जर्नी में, और ये भी टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। समझ गए। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स है और ये सपोज दैट वी वेलोसिटी से चल रहा है या यू वेलोसिटी से चला इसने, और बचा हुआ एक्स डिस्टेंस मान लो ये वी वेलोसिटी से चला। कितनी वेलोसिटी से चला, वी वेलोसिटी से चला, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ध्यान दो, अगर हम पूछे एवरेज स्पीड बताओ कितनी आएगी, तो ध्यान देना है एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो एक्स चला ये प्लस एक्स ए, और अपान में क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर टोटल टाइम, तो टी प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब ध्यान दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी बार इक्वल टू ये डिस्टेंस एक्स कैसे आएगा, तो ये डिस्टेंस निकलेगी, देखो चूंकि स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो पहला एक्स है
ये स्पीड तो u है और टाइम t है, तो u इंटू टी से आ जाएगा, प्लस ये x कैसे आ जाएगा, यहाँ पर स्पीड v है और टाइम क्या है t है, और अपान t प्लस टी क्या हो जाएगा 2t। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से हम t कर रहे हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा v प्लस यू इंटू टी, और अपान में क्या आ जाएगा 2t, t से t कैंसिल कर दो, तो एवरेज स्पीड क्या आ गया बच्चों, v प्लस यू बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला आ गया। क्लियर है? यानी कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रही हो लेकिन अलग अलग स्पीड से चल रही हो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी एवरेज स्पीड कैसे आती है, उन दोनों स्पीड्स के मीन के बराबर आ जाती है, अर्थमेटिक मीन के बराबर आ जाती है, दैट इज मीन ऑफ द टू स्पीड्स। क्लियर हो गई बात? एक तो क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर ध्यान देंगे। हमने मान लिया बच्चों ये कोई जर्नी है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है बी है। मान लेते हैं बच्चों ये बॉडी जो है ए से बी तक गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, और बी से ए जब आई तो इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? तो इसकी एवरेज स्पीड और निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना, मान लेते हैं ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर। कितना है? x किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं जाने में समय लग रहा है t1 और आने में समय लग रहा है t2। ठीक है, तो पहले हम टाइम निकालेंगे। तो t1 कैसे आएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड, यानी कि x अपान 60 आवर हो गया, और आने में समय कैसे आएगा, t2 इक्वल टू हो जाएगा x अपान 40 आवर्स आ जाएगा। अब हम लगाएंगे एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, तो x जाना और x आना, और टाइम t1 प्लस t2, x प्लस x एज इट इज रहने देते हैं। t1 की वैल्यू क्या बच्चों, x अपान 60 प्लस x अपान 40। बात समझ आ रहा होगा बच्चा लोग? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये x प्लस x क्या हो गया 2x, अपान एलसीएम कितना हो गया 240, या 120 भी ले सकते थे, तो एलसीएम ले लिया मैंने 120। इससे डिवाइड किया 2 टाइम्स जाएगा तो 2x आ गया, इससे डिवाइड किया 3 टाइम्स जाएगा तो 3x आ गया। क्लियर है बच्चों? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2x है, इसको 2x अपान 1 लिख सकते हो, और ये आ जाएगा 5x अपान 120। क्या होता है, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, अंदर का अंदर हो जाता है। या ऐसे लिख सकते हैं 2x अपान 1 और इसको इंटू में करने तो ये पलट जाता है, तो 120 अपान आ गया बच्चा लोग 5x। x से x निपटा दो, 5 से इसको कर दो, 5 2 या 10, 5 4 या 20, और 24 इंटू 2 कितना आ गया 28। यानी कि जो एवरेज स्पीड आ गई, सॉरी 24 2 जा कितना आ जाएगा 48, तो ये आ गया बच्चे लोग 48 किलोमीटर पर आवर, इसकी एवरेज स्पीड आ गई। क्लियर आ गया? तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट केसेस में, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैथमेटिकल चीज़ें आपने देख लिया और इसको अच्छे से आप लोग वीडियो को गो थ्रू करेंगे। अच्छा लगे आप तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ हैं, क्वेश्चन शीट्स हैं, वर्क शीट्स हैं, वो आप तक पहुंच पाएँ। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के, फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ग्राफ्स, 3 तरह के ग्राफ्स पढ़ेंगे, फिर उनसे क्या क्या डेटा फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को डील करेंगे, and then we will discuss numerical of these chapters. Okay, so thank you for watching.